नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। यानी आज हमारी तीसरी क्लास है और देखिए आज का जो पेपर है वह 14/11/2023 का पेपर है, यानी नवंबर माह का पेपर है। और हम आज थर्ड शिफ्ट के बारे में चर्चा करने वाले, यानी आपके जो दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस के थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि द टर्म्स मानसून डिनोट्स द सेशनल चेंजेस इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी जो मानसून शब्द है, देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है, जो मानसून शब्द है किस विशिष्ट समय अवधि के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है। यानी ए ऑप्शन कह रहा है 2 दशक, बी ऑप्शन कह रहा है आपका 2 महीना, सी ऑप्शन कह रहा है 1 दिन और डी ऑप्शन कह रहा है वर्ष। आप बताइए, जब मानसून शब्द की बात करते हैं तो क्या मानसून ऐसे चलते हैं हम कि 2 दशक, यानी 2 दशक का मतलब है कि 20 साल 20 ईयर में चेंज होता है। तो मानसून क्या है, 2 दशक में चेंजेस नहीं होता है। फिर कह रहे हैं क्या 2 महीने पे चेंज होता है, 2 महीने भी नहीं होता है। क्या मानसून 1 दिन में चेंज होता है, नहीं। यदि हम मानसून की बात करें तो वर्ष में क्या होता है, बदलता रहता है। यानी पूरे मानसून का जो चक्र चलता है वो क्या पूरे के पूरे 1 ईयर का होता है, यानी वर्ष भर चलता रहता है। ठीक है, यानी कभी उसमें जाड़ा होगा, कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में घूम मठ स्थापित है। यानी घूम मठ की बात कर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कर्नाटक में है, बी ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश में है, सी ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। यदि हम बात करते हैं घूम मठ की, तो घूम मठ बेटा यह है पश्चिम बंगाल में। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में यह घूम मठ स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की बात करते हैं वह 1875, क्या हुआ था 1875 में। किसने की थी, तो इसको किया था लामा सेब ग्यातो ने। किसने, लामा सेब ग्यातो, लामा सेब ग्यातो, लामा सेब ग्यातो द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ। यानी ए ऑप्शन है हिंदी भाषा, बी ऑप्शन है इंग्लिश, सी ऑप्शन है उर्दू और डी ऑप्शन है आपका बांग्ला। यदि हम हिंदी समाचार पत्र की बात करें 2021-22 में, तो उस समय जो सबसे बड़ा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था हिंदी भाषा में। क्या होगा, हिंदी भाषा। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नागा बाजा जूडो में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है। ऑप्शन ए है दम घुटना, बी ऑप्शन है झकड़ना, सी ऑप्शन है दूर हटाना और डी ऑप्शन है पकड़ बनाना। यानी जो नागा बाजा जूडो है, इस नागा बाजा जूडो में क्या होता है, लोग एक दूसरे को दूर फेंकने का काम करते हैं, यानी दूर हटाने का काम करते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता जिनका नाम है राम सहाय पांडे, अभी से पहले जो हमने जो क्लास ली थी क्लास 2 सेकेंड शिफ्ट के पेपर में, वहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा सा बस यहाँ पे क्वेश्चन घुमाए थे, इसलिए आपसे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहिए। कह रहे हैं राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं। ऑप्शन ए है कर्मा शैली, बी ऑप्शन है रावला शैली, सी ऑप्शन है आपका राई और डी ऑप्शन है बधाई। तो इसका जो सही जवाब है आप लोग बताइए क्या होगा। यदि राम सहाय पांडे की बात करें मध्य प्रदेश का, तो राई होगा। अब यदि हम कर्मा नृत्य की बात करें तो कर्मा क्या है, तो देखिएगा कि कर्मा की बात करते हैं
तो आपको टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने मेंशन कर दिया था। यदि हम कर्मा नृत्य की बात करते हैं तो ये झारखंड में होता है। कहाँ पे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में कर्मा नृत्य को किया जाता है। समझ जाइएगा यहीं से कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। अब ये कर्मा नृत्य कब किया जाता है? तो भाद्रपद के देखिएगा शुक्ल पक्ष के चतुर्थी, शुक्ल पक्ष के एकादशी, आप लोग समझते होंगे शुक्ल पक्ष का एकादशी होता है, यानी एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष का 11वां दिन होता है उसके दिन फिर एक करम नाम का वृक्ष होता है। उस करम नामक वृक्ष के चारों तरफ लोग क्या करते हैं? घूमते हैं, यानी महिला और पुरुष क्या करते हैं? महिला और पुरुष वहां की जो पारंपरिक गीत है उस पारंपरिक गीत पर वहां पे लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, डांस और नृत्य करते हैं। ढोल बजाए जाते हैं, बांसुरी बजाई जाती है और मंदार जैसे वाद्य यंत्र को क्या किया जाता है? बजाया जाता है। समझ गए? ते है कर्मा नृत्य। तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। रावला नृत्य क्या? रावला नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य शैली है। यह मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है। यह कभी शादियों में, आपके घर पे जन्मदिन है उस पे, या कोई आपके यहाँ मुंडन संस्कार हो, या किसी भी प्रकार की कोई खुशी का माहौल है उसमें यह रावला नृत्य को किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो पुरुष नर्तक होते हैं, पुरुष नर्तक महिलाओं के वेशभूषा को धारण करते हैं और महिलाओं के वेशभूषा को धारण करके लोग मतलब एक तरह से पैसा कमाना, जब लोगों, क्योंकि लोगों को क्या है? अपने जीवन यापन करना है, तो जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, तो इसलिए इसी से अपने परिवार का भरण पोषण भी क्या है? करते हैं। अगला है आपका राय नृत्य। और राय नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश, हमने अभी चर्चा किया था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आ जाए। अब ये क्या है? जो यहाँ की बेडिया समुदाय है, बेडिया समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। यह भी यानी जब विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, जन्म उत्सव हो, या किसी अन्य प्रकार के आपके घर में प्रोग्राम है, जो खुशी का माहौल है, जिससे लोग बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, बच्चे बूढ़े सब लोग को अच्छा अच्छा पकवान मिलता है, ठीक है, डांस करने को मिलता है। तो ऐसे उत्सव में इन सब का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं? ढोलक, जो ढोलक होता है और नगाड़े बजाए जाते हैं। गाना आपने सुना होगा, नगाड़ा बजा, नगाड़ा बजा। ठीक है, तो ऐसे बजाया जाता है और लोग यानी महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? इस डांस को किया जाता है। जो राय नृत्य है मध्य प्रदेश के महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब इसमें होता क्या है? महिलाएं क्या करेंगी? लहंगा पहनेंगी, जो पारंपरिक उनका क्या आभूषण है उसको, यानी नाक में, कान में, गले में, ठीक है, इस तरह के आभूषण क्या करेंगे? हाथों में चूड़ियां, ठीक है, इस तरह के जो पारंपरिक आभूषण है उसको पहनेंगी। और पहनने के बाद यानी जो लहंगा पहनती हैं, उस लहंगे से क्या करेंगी? अपने चेहरे को ढक लेती हैं, यानी घूंघट कर लेती हैं। और आपने गाना सुना होगा कि घूंघट की आड़ में, ठीक है, दिलवर से मिलने का जो भी है गाना है। ठीक है, तो इस तरह से लोग इस डांस को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। अगला हमारा था कि बधाई नृत्य। बधाई नृत्य से आप समझिए कि नाम से ही दिख रहा है कि क्या है? ये बधाई नृत्य है, यानी किसी को बधाई देना। कहां पे किया जाता है? ये भी मध्य प्रदेश में किया जाता है। अब एक खुशी का माहौल, वही विवाह, जन्म, इन सब त्योहार में तो आप बधाई देंगे। अब एक पुरुष और स्त्रियों द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और आशीर्वाद प्राप्त करके धन, बुद्धि, बल को क्या करना? प्राप्त करने को, यानी उसे प्राप्त करने के लिए लोग करते हैं बधा उत्सव। तो चलिए, यानी इस प्रश्न का आप लोगों ने जवाब समझ लिया होगा कि राय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में जो हिडिंबा देवी है, हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जो हिडिंबा देवी है बेटा, हिडिंबा देवी आप लोग को पता है देवी नहीं है, एक राक्षसी रहती है। लेकिन वन के समय जब पांडव लोग वन में रहते हैं तो रात्रि के समय सोए रहते हैं, और हिडिंबा का दिल आ जाता है भीम के ऊपर, और भीम से हिडिंबा का क्या हो जाती है? शादी हो जाती है।
जब भीम की हिडिंबा से शादी हो जाती है तो उसी के रूप में यानी हिडिंबा के जन्म उत्सव के रूप में क्या करते हैं, हिडिंबा देवी के सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो जो इसका है अभी बता रहे हैं क्या होगा, क्या हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सोहराई उत्सव, बी ऑप्शन है माघी उत्सव, सी ऑप्शन कह रहा है बसुआ उत्सव और डी ऑप्शन है डुंगरी उत्सव। तो देखिए जो सोहराई उत्सव है बेटा ये झारखंड में मनाया जाता है, तो खत्म हो गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश का पूछा है। अब सोहराई उत्सव में क्या होता है, सोहराई उत्सव एक प्रकार का ऐसा उत्सव है झारखंड में मनाया जाने वाला जो पशुओं के लिए क्या है, यह उत्सव मनाया जाता है। किसपे? पशु, खास करके वे पशु जो हमारे भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। भोजन का मतलब उनसे हमें दूध दही प्राप्त होता है, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी होते हैं। बताइए, गाय हमारी माता है, बचपन से हमने सीखा है। ठीक है, तो गाय के सम्मान के लिए अब उनसे जो बछड़े होते हैं उन बछड़ों से हम एग्रीकल्चर के रूप में उपयोग करते हैं, यानी जो बैल होते हैं, तो उन्हीं गाय और बैलों के सम्मान में किया जाता है। जहां पे गाय और बैल बांधे जाते हैं उस स्थान को बाड़ा कहते हैं। तो उस दिन इस सोहराई उत्सव में उस बाड़े को सजाया जाता है, कच्ची दीपक के वहां पे दिए जलाए जाते हैं और यह उत्सव फसल कटाई के उत्सव के रूप में भी, फसल कटाई के उत्सव के बाद यानी जब फसल कटती है यानी दिवाली के समय पे यह क्या किया जाता है, सोहराई उत्सव मनाया जाता है। अगला है माघी उत्सव। माघ महीने में मनाया जाने वाला माघी उत्सव यानी माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, भगवान गणेश के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें लोग पूजा पाठ करते हैं भगवान गणेश की, उनसे याचनाएं करते हैं, हे भगवान हमको खूब बुद्धि दीजिए, खूब बल दीजिए, खूब धन दीजिए। ठीक है, तो माघी उत्सव उसके लिए मनाया जाता है। अगला है कि बिसुआ उत्सव जो है यह बिहार, झारखंड और अंग क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहार झारखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे इस बिछुआ उत्सव के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे हम मगध क्षेत्र की तरफ और भोजपुरी यानी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे लोग इसे सतुआनी के नाम से जानते हैं। उस दिन लोग सतुआ के नाम से क्या करते हैं, जो सतुआनी होती है यानी जौ होता है, ठीक है, आपके चने हैं, चने के जो दाल होते हैं, मटर के दाल जो होते हैं, इन सभी को मिक्स करके एक प्रकार का जो व्यंजन बनाया जाता है, लोग उसे बड़े आनंद के साथ उसका ग्रहण करते हैं, तो वही है सतुआनी उत्सव। ठीक है, मिथिला में इसे जुड़ शीतला के नाम से जानते हैं, जो शीतला माता से संबंधित है। ठीक है, नई फसल के आगमन का यह उत्सव मनाया जाता है और जो मैंने आपसे बात किया सत्तू और व्यंजन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब देखिए क्या होगा। हमने बात किया कि जो हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सोहराई होगा। सोहराई के बाद माघी की बात किया हमने, बसुआ उत्सव की बात किया। अब आता है डुंगरी उत्सव। तो यही जो डुंगरी उत्सव है यानी जो चौथा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। 3 दिन का उत्सव होता है और यहीं पे देखिए हिडिंबा के जन्म उत्सव के साथ इसको जोड़ा जाता है और जम्मू कश्मीर में इसे गोपा उत्सव के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विजयदशमी को किस रूप में मनाया जाता है। तो सबको पता है, ऑप्शन ए कह रहा है दशहरा, बी ऑप्शन कह रहा है होली, सी ऑप्शन कह रहा है आपका दिवाली और डी ऑप्शन कह रहा है गणेश चतुर्थी। दशहरा उत्सव, दिवाली को खत्म कर दीजिए, वैसे होली को खत्म कीजिए, नहीं मनाया जाता। गणेश चतुर्थी अभी चर्चा कर लिया हमने, नहीं बचता है आपके पास ऑप्शन ए और सी। दशहरा यानी भगवान राम जब अपनी पत्नी यानी मैया सीता को खोजने के लिए लंका पर गए और लंका का राजा रावण से 10 दिनों तक युद्ध किए, 10वें दिन लंका पर विजय प्राप्त की और उसी के उपलक्ष्य में क्या है, विजयदशमी मनाया जाता है और इसी विजयदशमी को दशहरा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि मेन काउंट किसने लिखी है। ऑप्शन ए ये है बेंटो मुसोलिनी, बी ऑप्शन है हिरोहितो और सी ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर और डी ऑप्शन है क्लेमेंट एटली। ठीक है, यदि हम मेन काउंट की बात करें तो यह जो मेन काउंट है बेटा
वह लिखा गया है एडोल्फ हिटलर के द्वारा। क्या होगा इसका सही ऑप्शन सही होगा एडोल्फ हिटलर के द्वारा। और यह एडोल्फ हिटलर की क्या है आत्मकथा है, यानी अपने जीवन के बारे में जो सभी घटनाएं एडोल्फ हिटलर के समय में हुई थी उसने इसी में लिखा है मेन काम्फ नामक पुस्तक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि पंडित अयोध्या प्रसाद किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पखावज बजाते थे, वीणा बजाते थे, ठीक है, बांसुरी या गिटार। तो यदि पंडित अयोध्या प्रसाद की बात करें तो यह पखावज बजाते थे और यह ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायन के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय खेल महोत्सव की बात करें यानी राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1975 में यानी 1975 में हुई थी। क्यों किया गया था? तो महिलाओं का इसमें क्या हो भागीदारी हो, यानी महिलाओं के खेल के प्रति उत्साहन, यानी महिलाओं का खेल के प्रति उत्साहन, खेल के प्रति उत्साहन के लिए किया गया था ताकि उनको समानता के अधिकार जो हम बात करते हैं उसमें इसको शामिल किया जा सके। ठीक है, महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो इसलिए राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव का शुभारंभ 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है आपका पंजाब। यदि हम बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इसकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन 2023 है, ठीक है, 2023 में इसमें जो सबसे ज्यादा पदक जीता है वह महाराष्ट्र जीता है। कौन जीता है? महाराष्ट्र ने इस खेल में आप देखेंगे लगभग 150 पदक जीता है। 150 पदक में इसने लगभग 58 गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जीता है और 48 इसने रजत जीता है, 48 इसने रजत जीता है और 53 इसने कांस्य पदक जीता है। और इस खेल का जो आयोजन हुआ था, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो हुआ था वह हुआ था मध्य प्रदेश में। कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। समझिए इसका आयोजन कहां पे है? मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि 2007-8 में शुरू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूं और किस फसल के उत्पादन पर केंद्रित था? चावल, दाल के साथ चावल और गेहूं के साथ साथ जो हमारा था दाल पे, ताकि हम जो हमारी खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे सके, उसको आगे बढ़ा सके, तो उसी के लिए उस पे यानी फोकस किया गया था। और यहां से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसने लिखी है? नेशनल मंडेला, बी आर अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी। तो जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वह नेशनल मंडेला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। किसके द्वारा? नेशनल मंडेला द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा नेशनल मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है बेटा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा नेशनल मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न है कि द फेमस फेस्टिवल पैरो, जो यानी पैरो छेछुआ है बेटा, इसका तेसुचा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पैरो तेसुची त्योहार किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है जापान, बी ऑप्शन है बर्मा, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो जो पारो तेसुचु है वो भूटान से संबंधित है। क्या है? भूटान से संबंधित है। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक गुरु आए, गुरु ने वहां पे क्या किया था? भूटान में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत रेगिस्तान पर्वत के नाम से जाना जाता है? संगति घाटी, बी ऑप्शन है पार्वती घाटी, सी ऑप्शन है आलो घाटी और डी ऑप्शन है स्पीति घाटी। तो इसका सही जवाब होगा स्पीति घाटी को। अब स्पीति घाटी क्यों होती है?
क्योंकि यहाँ की जो बंजर भूमि है, यहाँ पे बंजर भूमि पाई जाती है, वनों की संख्या कम होती है, और शीत ऋतु में यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो इसीलिए कुल्लू घाटी, ठीक है, यानी इसका जो सही जवाब होगा स्पीति घाटी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस व्यक्तित्व का चयन करें जिसे मोहिनी अट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। ऑप्शन ए है थोकाचो इबो मूवी देवी, बी ऑप्शन है भुवन कुमार, सी ऑप्शन है नीना प्रसाद, और डी ऑप्शन है विजय कुमार जैन। तो इसका सही जवाब होगा नीना प्रसाद को क्या मिला था, मोहिनी अट्टम योगदान के लिए इनको नाट्य अकादमी पुरस्कार 2021 का दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो सर्वोच्च कोच के लिए दिया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च खिलाड़ी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो सभी चीजों की चर्चा करेंगे। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं। तो पंडित जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, बेटा बताओ का बजावत रहना हो, बताइए तो होने पास की सब हमें बताएं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बजा रहे थे। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजा रहे थे। यो कान्हा बने थे अपने समय में, यानी कान्हे की तरह बांसुरी बजाते थे। ठीक है, खैर कान्हा अपने आप में ही एक बहुत ही महान विभूति नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 19 ओजोन परत के बारे में बताना है जो कौन सा कथन सही है। सही पूछा। पहला स्टेटमेंट कहता है यह समताप मंडल में पाया जाता है। तो आपको पता है कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें कई सारे परतें पाई जाती हैं और इन परतों को हम कई नामों से जानते हैं। लेकिन जो ओजोन परत है वह कहां पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, हम इसको मानते हैं कि यह सही है। अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है ओनली स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 सही होगा। तो हम जानते हैं कि जो ओजोन परत है वो कहां पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। जब ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है तो ए ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन में भी एक नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बचता है हमारे पास सी और डी। सी कह रहा है ओनली 1, 2 एंड 3 और डी ऑप्शन कह रहा है ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो चलिए अब दूसरे की तरफ करते हैं। कह रहा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, कार्बन फ्लोरोकार्बन इसके ह्रास के लिए जिम्मेदार है। तो आपको पता है कि जो कार्बन फ्लोरोकार्बन है ओजोन परत को दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो बी ऑप्शन भी यानी दूसरा स्टेटमेंट भी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो अभी भी हम 50-50 के चांस में हैं। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सतह से 15 से 30 किलोमीटर की ऊपर तक पाया जाता है। लगभग यदि हम ओजोन परत के यानी जो समताप मंडल की बात करें तो 15 से बेटा 35 किलोमीटर तक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लगभग 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आ जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा, सही है। डी ऑप्शन कह रहा या अब ठीक नहीं होगा। तो स्टेटमेंट में कहीं 4 ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा 1, 2 एंड 3 क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर किस जल निकाय के किनारे स्थित है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लाल सागर या अरब सागर। जो हम बे ऑफ बंगाल देखते हैं यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, सूर्य के 7 जो घोड़े यानी रथ के हैं उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह है बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अब पूछ दे, ये तो पूछा कि किस जल निकास के, यदि नदी की बात करें तो किस नदी के किनारे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो लिखिएगा चंद्रभागा नदी। हाँ, चंद्रभागा नदी के किनारे क्या है, चंद्रभागा नदी के किनारे क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अब ये कहां पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी पूछे तो ओडिशा राज्य में है। कहां पे है, ओडिशा राज्य के पुरी में है, पुरी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है
होयागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, झारखंड, असम और त्रिपुरा। तो होयागिरी की बात करें तो बेटा होजागिरी की बात करते हैं, ये होगागिरी नहीं होजागिरी बेटा, इसको सही कर लीजिएगा, होजागिरी। तो होजागिरी जो है यह त्रिपुरा में किया जाता है। कहां पे? त्रिपुरा में। अब यहाँ पे एक रियाग समुदाय होता है, रियाग समुदाय के महिलाओं द्वारा, रियाग समुदाय के महिलाओं द्वारा ठीक है किया जाता है। इसमें क्या करते हैं लोग? लक्ष्मी पूजा के अवसर पर, यानी जब दुर्गा पूजा की समाप्ति हो जाती है तो दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजा के अवसर पर इसको करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टीम में 4 से 5 महिलाएं होती हैं, ठीक है। कौन? 4 से 5 महिलाएं, सॉरी 4 से 6 महिलाएं होती हैं। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? मटका आप लोग देखे होंगे, जो मटके का आप लोग गर्मी में पानी पीते हैं, उस मटके पर अपने शरीर के बैलेंस को बनाती हैं और बैलेंस को बनाने के बाद दोनों हाथ में मिट्टी के दिए लेकर के क्या करते हैं? नृत्य करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया 20 का, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके यहाँ बताइएगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? चलिए अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में निपुण थी और नृत्यांगना है, यानी डांस करती थी, यानी डांसर है? तो कथकली एंड ओडिसी में, बी ऑप्शन ओडिसी एंड कुचिपुड़ी में, सी ऑप्शन कह रहा है भरतनाट्यम और ओडिसी में, डी ऑप्शन कह रहा है कुचिपुड़ी और क्या है? भरतनाट्यम में। यदि हम बात करते हैं मल्लिका साराभाई, तो आपने जो पुराना महाभारत का सीरियल देखा होगा, तो महाभारत के सीरियल में जो द्रौपदी का किरदार निभाई हैं वही मल्लिका साराभाई हैं। तो मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से क्या है? संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सेशन था हमारा, इतना क्वेश्चन आपके 23 क्वेश्चन आपके पूछे थे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बताएं, आपके सुझाव को हम लोग देखेंगे और आपको क्या चाहिए ये भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाकू टीम को आप इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।